क्वेश्चन बाद में देखेंगे याला बाद में देखेंगे क्वेश्चन। इसमें मतलब ये क्या कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एन HBr मॉलिक्यूल दैट इज कंस्ट्रेंड टू ट्रांसलेट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। मतलब तीनों ट्रांसलेशनल मोशन नहीं रुके हुए हैं, एक किसी स्ट्रेट लाइन में, मतलब XYZ किसी एक में कंस्ट्रिक्शन लगाया है, मतलब दो डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। आ स्ट्रेट लाइन बोला है, अलोंग आ स्ट्रेट लाइन मतलब एक किसी डायरेक्शन में, लेकिन ये चेक करना पड़ेगा। ठीक है, देखता हूं मैं इसको फिर से डिस्कस करेंगे कल। सर यूट्यूब पे भी की मतलब कोई क्लासेस ने इसका सलूशन नहीं दिया है, ये अच्छा, स्किप कर दिया सब लोग ने। हाँ। नहीं, इसका इंग्लिश में ही कुछ गड़बड़ी हो रही है। अलोंग अ स्ट्रेट लाइन मतलब कि किसी एक डायरेक्शन में ट्रांसलेशनल मोशन अलाउड नहीं है, मतलब दो में अलाउड है, लेकिन तब भी 5 आ रहा है आंसर। उसको चेक करेंगे। आओ, तो अगली हेडिंग डाली इक्वी पार्टीशन, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। इक्वी पार्टीशन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग आ गए हैं, थोड़ा मैं तुम्हें इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा वर्क करेंगे, तब फर्स्ट लॉ स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट लॉ में वर्क देखेंगे। सो पहले बात करते हैं इंटरनल एनर्जी। मैंने इक्विपार्टीशन थ्योरम से निकालना सीख ही लिया है। इंटरनल एनर्जी यू, इंटरनल एनर्जी यू। तो हमें बस क्या क्या ध्यान रखना है, अब मैं तुम्हें क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ, थोड़ा मैं डिपेंडेंस पढ़ाने वाला हूँ यू का। यू क्या है, एच क्या है, बाद में इन डेप्थ सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे। अभी मैं एक टाइप का और सवाल करा रहा हूँ, एच यू एस जी और ए, जी और ए। ध्यान रखो ये सब वेरिएबल ही है, पैरामीटर भी है, वेरिएबल भी है। वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, ये भी वेरिएबल है। वॉल्यूम किसमें किसका 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 फंक्शन है बोलो? टेम्परेचर बदलोगे, प्रेशर बदलोगे तो वॉल्यूम बदल जाएगी। इसी तरीके से टेम्परेचर किसका फंक्शन होता है? वॉल्यूम और प्रेशर का। आइडियल गैस के लिए अगर मैं कहता हूं तुम वॉल्यूम बदल रहे हो तो टेम्परेचर भी चेंज होगा, प्रेशर बदल रहे हो तो टेम्परेचर भी चेंज होगा। फंक्शन होने का मतलब समझते हो? मतलब जैसे मैंने लिख दिया y इक्वल टू एक्स क्यूब, इसका मतलब x की वैल्यू बदलोगे तो y की वैल्यू बदल जाएगी। सो y इज अ फंक्शन ऑफ क्या हो गया? x। y इज अ फंक्शन ऑफ x, ऐसा लिख सकता हूं मैं। इस अगर ये है y इक्वल टू एक्स क्यूब, मतलब x की वैल्यू आप बदलोगे तो y खुद ब खुद बदल जाएगा। इसी तरीके से मैं क्या कहता हूं, टेम्परेचर बदलूंगा तो वॉल्यूम बदल जाएगी आइडियल गैस की, प्रेशर बदलूंगा तो वॉल्यूम बदल जाएगी। मतलब वॉल्यूम किसका किसका फंक्शन होता है? इट इज एन फंक्शन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर। टेम्परेचर किसका फंक्शन है? आइडियल गैस की, वॉल्यूम और प्रेशर का। प्रेशर किसका फंक्शन होगा? वॉल्यूम और टेम्परेचर का। इसी तरीके से ये जो हमारे पैरामीटर से मैंने कहा, ये किस पे डिपेंड करते हैं बोलो? वेरिएबल्स पे डिपेंड करते हैं। ये क्या है तुम्हारे पास? ये तुम्हारे पास u है, ये फंक्शन किसका होता है तुम्हें याद रखना है? टेम्परेचर और वॉल्यूम का फंक्शन होता है। एंथैल्पी किसका फंक्शन होता है? इट इज एन फंक्शन ऑफ टेम्परेचर कॉमा प्रेशर। एंट्रोपी को हम दोनों चीज का फंक्शन लिखते हैं, टेम्परेचर प्रेशर का भी फंक्शन होता है और इसको टेम्परेचर वॉल्यूम का भी फंक्शन लेके चलते हैं। गिव्स फ्री एनर्जी किसका फंक्शन होता है? टेम्परेचर कॉमा प्रेशर का होता है। और अनबाउंड फ्री एनर्जी क्या है? टेम्परेचर और वॉल्यूम। फंक्शन होने का मतलब समझ रहे हो? मैं कह रहा हूं कि इंटरनल एनर्जी एक फंक्शन है टेम्परेचर और वॉल्यूम का। इसका मतलब क्या? टेम्परेचर की वैल्यू बदलेंगे तो इंटरनल एनर्जी सिस्टम की बदल जाएगी, मैं वॉल्यूम की वैल्यू बदलूंगा तो इंटरनल एनर्जी बदल जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, कौन किसका फंक्शन होता है।
कौन किसका फंक्शन होता है? ध्यान रखो इंटरनल एनर्जी, यहां से नेट में 4 नंबर का सवाल यहां से पक्का आता है। जैम में नहीं आया है, गेट में आया हुआ है, नेट में आया हुआ है, जैम में आने के चांसेस है। बहुत ध्यान से सीखना है इसको। थोड़ा सा इंटीग्रेशन का यूज है, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का यूज है बस। हल्का डिफरेंशिएशन हल्का इंटीग्रेशन आता है ना भाई, कि वो भी मेरे से करवाओगे। तो लिख लो, ये जितनी चीजें हैं, ये सारे फंक्शंस जो ये इन सबके फंक्शंस है, ये सारे फंक्शन स्टेट फंक्शन है। आगे मैं समझाऊंगा कि क्या होता है स्टेट फंक्शन क्या है, कैसे फाइंड करोगे कि गिवन फंक्शन स्टेट फंक्शन है या पाथ फंक्शन है। अभी के लिए तुम लिख लो ये सारे स्टेट फंक्शन है। आगे मैं चेक करना सिखाऊंगा, साइक्लिक इंटीग्रल भी लेना सीखेंगे, यूलर्स रेसिप्रोसिटी थ्योरम भी सीखेंगे, लेकिन आगे दिखाऊंगा। अभी के लिए तुम लिख लो ये सारे स्टेट फंक्शन है, ये सारे स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन क्या होता है उसका मतलब आगे समझोगे तुम लोग। स्टेट फंक्शन मालूम भी होगा कि क्या होता है। सो लिखो फॉर एवरी, आगे नोट में लिखो, फॉर एवरी स्टेट फंक्शन, फॉर एवरी स्टेट फंक्शन there exists an exact differential, एग्जैक्ट डिफरेंशियल। आओ कैसे लिखते हैं, यहीं से सवाल आता है, यहीं से सवाल आता है। सो यू मुझे मालूम है किसका फंक्शन है, ऑफ टेम्परेचर कॉमा वॉल्यूम, और ये स्टेट फंक्शन है, और हर स्टेट फंक्शन का एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल एग्जिस्ट करता है du, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। ये लिखते कैसे हैं, दिस इज इक्वल टू पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू पहला जिसका फंक्शन है टेम्परेचर, मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन है, अगले को कांस्टेंट मानते हुए, अगले को क्या मानते हुए, कांस्टेंट मानते हुए। सो तुम्हें इंटरनल एनर्जी को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर वॉल्यूम को कांस्टेंट मानते हुए इनटू dt, इनटू क्या dt, प्लस प्लस तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, अगला पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u, अगले वॉल्यूम का फंक्शन है तो अगला पहले टेम्परेचर के टर्म्स में किया वॉल्यूम को, अगले फंक्शन को क्या करते हुए कांस्टेंट मानते हुए एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू dv, इनटू dv। ये हो गया एग्जैक्ट डिफरेंशियल ऑफ इंटरनल एनर्जी। यही से सवाल आते हैं, देखेंगे क्या क्या सवाल होते हैं, इनको सॉल्व करना पड़ता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल को। इसी तरीके से मैंने h को कहा है, h को क्या माना है, इट इज एन फंक्शन ऑफ टेम्परेचर कॉमा प्रेशर, मतलब du चेंज होगा जब dt चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होगा तो du चेंज होगा, du चेंज होगा तो dv चेंज होगा, मतलब वॉल्यूम चेंज होगा तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, टेम्परेचर चेंज होगा तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। इसका मतलब इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर कॉमा वॉल्यूम। एंथैल्पी इसी तरीके से क्या है, इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर कॉमा प्रेशर, और ये भी स्टेट फंक्शन है तो इसका भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल अभी लिखना सीखो। अभी इसका सब क्या मतलब है सब समझ में आएगा। dH को डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू dt, प्रेशर को कांस्टेंट मानते हुए इनटू dt, प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ h विद रिस्पेक्ट टू p, टेम्परेचर को कांस्टेंट मानते हुए इनटू dp। ये हो जाएगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल। लिखना सीखो, लिखना सीखो, जिस जिसका फंक्शन है उसके उसके टर्म्स में पार्शियल डिफरेंशिएट करो, अगले को कांस्टेंट मानो इनटू वही फैक्टर। इसी तरीके से अगला क्या है, अगर मैंने s को क्या मान रखा है एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर कॉमा वॉल्यूम, अगर s को क्या माना है एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर कॉमा वॉल्यूम, सो ये भी स्टेट फंक्शन है तो इसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल ds इसके बराबर हो जाएगा ds अपॉन dt, इसके बराबर ds अपॉन dt, वॉल्यूम को कांस्टेंट मानते हुए इनटू dt। ये सब बहुत काम आने वाले हैं पूरे चैप्टर में। अगला ds अपॉन dv, टेम्परेचर को कांस्टेंट मानते हुए इनटू dv, ये इसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल हो जाएगा। अगला अगर मैं एंट्रोपी को मानता हूं फंक्शन ऑफ टेम्परेचर कॉमा प्रेशर, सो एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या होगा, ds इक्वल टू ds अपॉन dt एट कांस्टेंट p dt प्लस del s अपॉन del p एट कांस्टेंट t dp, ये हो जाएगा। अगला गिव्स फ्री एनर्जी को हम लोग क्या मानते हैं, गिव्स फ्री एनर्जी इज एन फंक्शन ऑफ टेम्परेचर कॉमा प्रेशर, सो dg इसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, dg अपॉन dt एट कांस्टेंट p dt प्लस dg अपॉन
डीपी एट कांस्टेंट टी डीपी। क्या एग्जैक्ट डिफरेंशियल लिखना सीख पा रहे हो? क्या एग्जैक्ट डिफरेंशियल लिख पा रहे हो? बहुत यूज आएगा इसका। हर किसी का एग्जैक्ट डिफरेंशियल, जिसका फंक्शन दिया हो उसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल लिख लोगे। एक के टर्म में पार्शियली डिफरेंशिएट करो, अगले फैक्टर को कांस्टेंट मानते हुए, अगले फैक्टर को कांस्टेंट मानते हुए। तो आओ हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल सॉल्व करना सीखते हैं। किसके लिए? फॉर इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी का हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल सॉल्व करना सीख रहे हैं। इंटरनल एनर्जी यू क्या है? फंक्शन ऑफ क्या है? टेम्परेचर कॉमा वॉल्यूम। एक एक चीज समझिए, टेम्परेचर बदलोगे तो इंटरनल एनर्जी बदलेगी, वॉल्यूम बदलोगे तो इंटरनल एनर्जी बदलेगी। इसके अलावा कुछ बदलोगे तो चेंज नहीं होगा। वॉल्यूम बदलने पे इंटरनल एनर्जी बदलती है, टेम्परेचर बदलने पे इंटरनल एनर्जी बदलती है। सो डी यू मैं क्या लिख सकता हूं? इट इज del u by del t at constant v dt plus del u by del v at constant t dv। ये हो गया। ये चीज क्या है? ये चीज क्या है? ये चीज क्या है? इसको क्या लिख सकता हूं मैं? du इक्वल टू एन सी वी एम डी टी लिख सकता हूं कि नहीं? अभी देखा था हम लोगों ने, del u by del t at constant v क्या होता है? cvm। या फिर अगर इंटरनल एनर्जी तुमने पूरे 10 मोल के लिए निकाली है तो ये किसके बराबर आएगा? एनसीवीएम टोटल। आधे बच्चे तो गोबर है। 100 मोल की अगर इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी 100 मोल की है तो क्या आएगा? डायरेक्ट सीवी आएगा। और सीवी किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ मोल्स इनटू सीवीएम। ठीक है? अरे यार ये सीवी है क्योंकि इंटरनल एनर्जी पूरे सिस्टम की है। अगर 1 मोल की होती तो ये सीवीएम होता, अगर 100 मोल की है तो ये सीवी है। और सीवी किसके बराबर है? एनसीवीएम, क्योंकि पेपर में तुम्हें सीवीएम की वैल्यू मालूम होती है, एन से तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ता है, प्लस डेल यू बाय डेल वी एट कांस्टेंट टी डीवी। क्या ये बात समझी? ये डी यू हो गया है, डी यू। अब ध्यान रखो, ये टर्म ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। ये क्या है? कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। दिस इज एन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। क्यों कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है? क्योंकि इंटरनल एनर्जी वॉल्यूम चेंज करने पे कितना फर्क आता है वो नापना मुश्किल है। सो ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। हमारे पास नापना क्या क्या आसान होता है? वॉल्यूम नापना आसान होता है, टेम्परेचर नापना आसान होता है, प्रेशर नापना। इनका हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, टेम्परेचर नापने का थर्मामीटर, प्रेशर नापने का बैरोमीटर, वॉल्यूम नापने के तो बहुत सारे अपने पास यंत्र हैं। सो ये क्या है? कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। इस कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की जगह मेरे को क्या चाहिए? सिंपल वेरिएबल जिन्हें नापा जा सके। सो हम लोग इसको कन्वर्ट करने के लिए, ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? ये सब पे एप्लीकेबल है। अभी मैंने कोई इसमें वो नहीं माना है, कोई मैंने कुछ माना ही नहीं है। एप्लीकेबल टू एवरीबॉडी। मैंने कोई असम्पशन लिया है क्या? नहीं। एप्लीकेबल टू एवरीवन। अभी इनमें हम असम्पशंस लेंगे। तो हम यहां से पहले देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट। यहां से एक आती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट। इक्वेशन ऑफ स्टेट्स होता क्या? किस काम क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ, इसको भी मैं डिराइव करके दिखा दूंगा, अभी तुम ध्यान रखना। कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स टू सिंपल वेरिएबल्स। और क्या होती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट? क्या है कि वो कहती है डेल यू बाय डेल वी एट कांस्टेंट टी इट इज इक्वल टू टी into del p by del t at constant v minus p. It is applicable to everybody। ये equation of state applicable to everybody है, applicable to everyone, applicable to everyone। मतलब क्या? आइडियल गैस पे भी applicable है? yes।
वंडरवाल गैस पे भी एप्लीकेबल है, यस। तुम्हारे पास कोई रियल गैस और है उस पे भी एप्लीकेबल है, कोई भी इक्वेशन दी है, कुत्ता दिया हुआ है उस पे भी एप्लीकेबल है। ये इक्वेशन ऑफ स्टेट हर सिस्टम पे एप्लीकेबल है, ये भी सब सिस्टम पे एप्लीकेबल है। अभी मैंने कोई अजम्पशन नहीं बनाया, बोलो। ठीक है बेटा, ये इक्वेशन ऑफ स्टेट ध्यान रखो। एक एक वर्ड को कनेक्ट करते चलोगे तब थर्मो समझ आएगी, हर वर्ड का कुछ मतलब है। आओ तो देखो, तो अगर हमने इक्वेशन ऑफ स्टेट लिखी है डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट टी इक्वल टू क्या है, टी डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वी माइनस पी, ये हो गया है। तो मेरे पास एप्लीकेबल टू ऑल है ये भी। सो डी यू इक्वल टू क्या है बोलो, एनसीवीएम dt, ये हो गया प्लस टी डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वी माइनस पी इंटू डीवी। क्या ये बात समझी? ये तुम्हारा ध्यान रखना है, दिस इज योर एग्जैक्ट डिफरेंशियल ऑफ इंटरनल एनर्जी। ये इंटरनल एनर्जी की इक्वेशन है, यहीं से निकालेंगे हम। और इट इज एप्लीकेबल टू एवरीबॉडी, हर जगह लगाओ ये, एप्लीकेबल टू एवरीवन। अब इनमें मैं कंडीशन दे रहा हूं। अब क्या हो जाएगा अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस हुई तो बोलो, आइसोथर्मल प्रोसेस हुई सो dt इक्वल टू 0 हो जाएगा आइसोथर्मल प्रोसेस में। du मतलब चेंज होगा, प्रोसेस dt टेम्परेचर चेंज करोगे du चेंज होगा। सो आइसोथर्मल प्रोसेस है, सो dt क्या हो जाएगा 0। तब du क्या बचेगा, t डेल p बाई डेल t एट कांस्टेंट v माइनस p dv, dt 0 हो गया। और अगर आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो क्या हो जाएगा भैया अपने पास, dv इक्वल टू 0, है तो du क्या बच जाएगा बोलो, NCVM dt। क्या ये बात समझी? ये dv 0 हो जाएगा, dv 0 तो ये पूरा टर्म 0, यहाँ dt 0 तो ये पूरा टर्म 0। क्या इतनी बात समझी? अरे वर्ड समझोगे तभी तो छोटे को समझ में आएगा, बैठ बुद्धि। अभी बताया था आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, टेम्परेचर चेंज ही नहीं हो रहा तो वाला टर्म क्या है जिससे वो 0 हो जाएगा। आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। बहुत ध्यान से एक एक वर्ड का मतलब समझना है आपको सर। आ? सर ये जो पहला ऊपर लिखा है सबसे, ये वो डिफरेंशियल सॉल्व करके मिला क्या? कौन सा डिफरेंशियल? जो सबसे पहले इक्वेशन लिखा है आपने सर, हाँ वो इक्वेशन ऑफ वो स्टेट कैसे? है, वो याद रखनी है। अभी याद रखनी है, वही इक्वेशन ऑफ स्टेट है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट है। दो इक्वेशन ऑफ स्टेट है, दोनों याद रखनी पड़ेंगी आपको। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल में du बाई dv एट कांस्टेंट t आ रहा था, उसकी जगह ये वैल्यू रख दी है, du बाई dv एट कांस्टेंट t इसके बराबर होता है हर किसी के लिए। बोलो, बात समझ रही है? यहां से 4-4 नंबर का सवाल नेट में भरा रहता है जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं। तो देखो ध्यान से, अभी मैंने सिस्टम कुछ मेंशन नहीं किया है, आई हैव नॉट मेंशन्ड एनी सिस्टम। अब तुम्हें पेपर में अगर बोल दे, पहले मैं देखो मैं वही लेके चल रहा हूं, चीजें एक एक वर्ड समझना है। तुम du लिखना, आगे देखना क्या दिया हुआ है। तो du क्या था भैया, NCVM dt प्लस du बाई dv एट कांस्टेंट t dv ना भाई, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट यूज की तो एप्लीकेबल टू ऑल है। सो NCVM dt
प्लस प्लस क्या हो गया भैया, du बाई dv किसके बराबर है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट यूज की, t del p बाई del t एट कांस्टेंट v माइनस p इंटू dv। अब मान लो अगर क्वेश्चन में कहा हुआ है कि भैया सिस्टम इज आइडियल गैस, सिस्टम इज आइडियल गैस। अगर सिस्टम आइडियल गैस है तो मैं उसके लिए ये पार्ट निकालने जा रहा हूं, ये पार्ट निकालने जा रहा हूं, ध्यान से देखो। सिस्टम आइडियल गैस है तो बोलो अपने पास प्रेशर ऑफ आइडियल गैस क्या हो जाएगा, nRT अपॉन v, ये हो जाएगा प्रेशर ऑफ आइडियल गैस। तो बोलो मैं ये वाला टर्म पहले निकाल लेता हूं, सो डेल p बाई डेल t एट कांस्टेंट v, मतलब तुम्हें वॉल्यूम को कांस्टेंट मानते हुए प्रेशर को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। इसका मतलब समझते हो, प्रेशर को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, वॉल्यूम को क्या मानते हो, कांस्टेंट। सो प्रेशर ये है, इसको डिफरेंशिएट करो, सो d बाई dt, प्रेशर क्या है, nRT अपॉन v, वॉल्यूम को क्या मानना है, कांस्टेंट। सो n कांस्टेंट है, r कांस्टेंट और v कांस्टेंट है, क्या आ गया, nr अपॉन v और d बाई dt ऑफ t ना भाई, अरे बोल यार ये 1 हो गया, t की पावर 1 1 मल्टीप्लाई में 1 माइनस 1 0, t की पावर 0 1, तो ये गायब हो गया, ये आ गया डेल p बाई डेल t एट कांस्टेंट v आ गया। इसको फिर किससे मल्टीप्लाई करना है, t, सो t क्या हो जाएगा, डेल p अपॉन डेल t एट कांस्टेंट v विच इज इक्वल टू, बोलो क्या हो गया, nRT अपॉन v फिर से, और फिर हमें क्या करना है, t डेल p बाई डेल t एट कांस्टेंट v माइनस p, तो इसमें माइनस p करना है, मतलब क्या हो जाएगा, माइनस nRT अपॉन v 0। अरे ये वैल्यू भी नहीं सॉल्व कर पाते यार तुम लोग, गोबर क्या करोगे, तुम हल्का छोटा डिफरेंशिएशन नहीं कर पा रहे। ये वैल्यू निकालो, t डेल p बाई डेल t माइनस p, किसके लिए, आइडियल गैस के लिए, डेल p बाई डेल t एट कांस्टेंट v क्या आएगा, nr बाई v, उसको t से मल्टीप्लाई कर दो, nRT बाई v माइनस p कर दो, p क्या है, माइनस nRT बाई v, तो 0 हो जाएगा। ये बात यहां तक समझी, आइडियल गैस के लिए सिर्फ, रियल गैस के लिए नहीं, आइडियल गैस के लिए। तो अगर, तो हम लोग यहां से क्या लिख सकते हैं, क्या ध्यान रखना है तुम्हें, डेल u बाई डेल v एट कांस्टेंट t इक्वल टू 0, किसके लिए, फॉर आइडियल गैस। और गैसेस के लिए भी आ सकती है, वो सॉल्व करना पड़ेगा फॉर आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए तो सॉल्व करके देखा 0 आ गया, आइडियल गैस के लिए सॉल्व करके देखा 0 आ गया। सबको समझा, आइडियल गैस, कोई गैस आइडियल है ही नहीं दुनिया में। आइडियल इसलिए बोलते हैं कि ये सब उसके लिए 0 आता है, जितना तुम थर्मोडायनेमिक्स में कैलकुलेट करोगे। आइडियल गैस, कोई गैस दुनिया में आइडियल नहीं है, वो हम लोगों ने पढ़ने के लिए है, थ्योरेटिकल हाइपोथेटिकली बनाई है। ये सबसे अच्छी गैस है दुनिया में, से अच्छी गैस कोई है ही नहीं, ऐसा कोई गैस नहीं करेगी। बाकी आओ देखिए, तो दिस वाज एप्लीकेबल टू एवरीबॉडी, दिस इज एप्लीकेबल टू एवरीबॉडी, दोनों चीज। अगर सिस्टम है तो क्या बच जाएगा, बोलो, du इक्वल टू क्या बच गया, NCV। सिर्फ आइडियल गैस बोला हुआ है, सो इसको इंटीग्रेट करेंगे। फिर देखो यहां से, अगर आइडियल गैस के बाद कहता है आइसोथर्मल प्रोसेस कर रहे हैं, प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल। तो अगर तुमने वर्ड सुन लिया आइसोथर्मल आइडियल गैस, सो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, dt, आइसोथर्मल बोला तो dt क्या हो जाएगा 0, और du क्या हो जाएगा 0, मतलब डेल्टा u चेंज इन इंटरनल क्या हो जाएगा 0। आइसोथर्मल नहीं है, सिर्फ आइडियल गैस है, आइसोथर्मल नहीं है। सो बोलो इसको इंटीग्रेट करोगे, सो इसको इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा, NCVM। अरे यार मैं क्या क्या पढ़ाऊं तुम लोगों को, वही मेरे को दिक्कत होती है, तुम लोगों को कुछ भी नहीं आता ना, दिक्कत यही है। इसको इंटीग्रेट करेंगे, U1 U2, मतलब एक कुछ प्रोसेस करने से पहले आइसोथर्मल है तो 0 हो गया,
आइसोथर्मल नहीं है, मतलब प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर बदल रहा है। हाँ, तो टेम्परेचर बदल रहा है मतलब यू भी चेंज होगा, क्योंकि dt पे डिपेंड करता है du। अब तुम्हें स्मॉल चेंज इन इंटरनल एनर्जी नहीं चाहिए, du नहीं चाहिए, तुम्हें एग्जैक्ट चेंज इन इंटरनल एनर्जी चाहिए। सो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करोगे तो इसे भी इंटीग्रेट करोगे। u1 u2 इसका इंटीग्रल अभी के लिए लिख लो, क्या होता है इसका इंटीग्रल, डेल्टा u, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। आगे समझाऊंगा क्यों। अब यहां से दो केस आते हैं, टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा T1 से T2 मान लो। दो केस आते हैं कि ये CVM जो है, जो CVM है ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो। क्या यहां तक बात समझी है सबको? क्या यहां तक बात समझी? du क्या हो जाए NCVM, आइसोथर्मल नहीं है, इसके अलावा कोई भी प्रोसेस है, आइडियल गैस। आइडियल गैस की जगह कुत्ता गैस लेता, आइडियल गैस की जगह कुत्ते की गैस लिया होता तो क्या होता? और आइसोकोरिक बोल देता, आइसोकोरिक बोल देता तो ये वाला टर्म जीरो हो जाता। आइडियल गैस के लिए आइसोकोरिक बोलना नहीं है तब भी ये जीरो है, आइडियल गैस के लिए आइसोकोरिक नहीं बोला है तब भी ये जीरो है। लेकिन कोई दूसरी गैस होती तो ये जीरो नहीं है, तो सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन दूसरी गैस देता है तो प्रोसेस बोल देता है आइसोकोरिक है, आइसोकोरिक है मतलब डीवी जीरो है। ये टर्म वैसे भी तुम लोग कनेक्ट ही नहीं कर पाते यार, मैं क्यों पढ़ा रहा हूं तुमको। एक एक टर्म सुनो, उसका मतलब क्या है वो तुमको अप्लाई करना पड़ेगा पेपर में। फॉर्मूले रटते रह जाओगे बुढ़ा जाओगे। थर्मोडायनेमिक्स तुमको इसलिए समझता ही नहीं कुछ, तुम रटने के पीछे रहते हो। वर्ड का मतलब समझो कि क्या है, उसको वहां अप्लाई करने का। देखो इंटरनल एनर्जी किसी का कहे, टेम्परेचर वॉल्यूम का फंक्शन। आइडियल गैस है तो वॉल्यूम डिपेंडेंस जीरो, क्योंकि ये टर्म जीरो। उसके बाद आइडियल गैस के साथ आइसोथर्मल भी बोल दिया, मतलब टेम्परेचर ही नहीं चेंज हो रहा है, मतलब ऐसे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज हो ही नहीं रही है उस प्रोसेस में। कैसे नहीं चेंज, कैसे नहीं होगी आगे देखेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में देखोगे, जितना वर्क करोगे वो पूरा का पूरा हीट बन जाएगा। समझ रहे हो? प्रोसेस हुई है तो कुछ ना कुछ वर्क हुआ होगा, लेकिन इंटरनल एनर्जी क्यों नहीं चेंज हुई होगी? क्योंकि जितना वर्क किया होगा उतनी हीट बन गई होगी, जितना तुमने वर्क किया होगा उतनी हीट अब्सॉर्ब कर ली होगी, तो इंटरनल एनर्जी वैसे चेंज नहीं होगी। अभी तुमको सब समझ में आएगा। कुछ तो कनेक्ट किया कर यार, गुड़गोबर बुद्धि गैर बुद्धि। दो केस में ये वाला टर्म, एक टर्म आया है du में, एक टर्म आया है NCVM dt प्लस du by dv एट कांस्टेंट t dv। ये टर्म जीरो कब कब हो सकता है? आइडियल गैस अगर सिस्टम हो, यस, अगर आइडियल गैस है तो ये टर्म इक्वल टू जीरो हो जाएगा। या फिर पेपर में आइसोकोरिक प्रोसेस बोली है, आइडियल गैस होने की जरूरत नहीं है, और अगर आइडियल गैस है तो प्रोसेस का आइसोकोरिक होना जरूरी नहीं है, ये टर्म वैसे ही गायब हो जाएगा। क्योंकि आइडियल गैस अगर है तो ये टर्म जीरो है, और आइसोकोरिक है तो ये टर्म जीरो है। सो आइडियल गैस के लिए अगर जीरो नहीं है तब भी ये टर्म जीरो है, और किसी गैस के लिए जिसके लिए ये टर्म नहीं जीरो है, वो प्रोसेस अगर आइसोकोरिक है तब भी ये टर्म क्या है? जीरो है। सो आइडियल गैस है तो ये टर्म जीरो हो गया, आइसोकोरिक प्रोसेस है तो ये टर्म क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है ना? अगर नहीं है ये, ना आइसोकोरिक है ना आइडियल गैस है, तो तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा, जिसके हम न्यूमेरिकल करेंगे जो नेट में आते हैं, जिसमें ये दोनों टर्म जीरो नहीं होते। आइडियल गैस के लिए तो पक्का जीरो है। सो आइडियल गैस है, अगर आइडियल गैस में अब मैं सिर्फ क्या बचा आइडियल गैस के लिए, फॉर आइडियल गैस हमेशा ध्यान रखो, अगर सिस्टम आइडियल गैस है जो जैम में होती है, हमेशा जैम में हमेशा आइडियल गैस को सिस्टम लेके चलते हैं। सो du क्या हो जाता है भैया? सिर्फ क्या बचता है? NCVM dt। अगर आगे प्रोसेस बोल देता कि आइडियल गैस पे आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है मींस टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब टेम्परेचर चेंज ही नहीं हो रहा, और इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन है, सो यहाँ डेल्टा यू जीरो हो जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो। और अगर आइसोथर्मल नहीं है, नॉट आइसोथर्मल, तो मतलब प्रोसेस में चाहे वो आइसोकोरिक हो, चाहे आइसोबारिक हो, चाहे एडियाबैटिक हो, उनमें टेम्परेचर चेंज हो रहा है। और अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगा सिस्टम का, क्योंकि इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज एन फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। सो अब हम देख लेते हैं यहां से अब अपने पास नॉट आइसोथर्मल तो पक्की बात जीरो नहीं होगा। सो du क्या हो जाएगा? NCVM dt। अब दो केस आते हैं,
इसको इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। CVM इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अगर CVM टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, और दूसरा केस जो जैम में तो नहीं पूछा जाता लेकिन गेट में बहुत बार आता है, दैट इज CVM इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। अगर CVM टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, तुम्हें इंटीग्रेट किसके टर्म्स में करना है? टेम्परेचर के टर्म्स में इंटीग्रेट करना है। उसके अलावा जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते वो इंटीग्रल के बाहर आ जाएंगे। इसका इंटीग्रल du होता है। अगर CVM m तो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, CVM भी नहीं डिपेंड कर रहा है इस केस में, सो इंटीग्रल ऑफ dt बन जाएगा। और इंटीग्रल ऑफ dt क्या होता है? अगर ये अकेले में पाता है तो कट जाता है, NCVM t हो जाएगा इंटीग्रल। dt का इंटीग्रल क्या? t। तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? लिमिट रख दो t इनिशियल और t फाइनल। सो डेल्टा यू किसके बराबर हो गया इस केस में? फॉर आइडियल गैस नॉट एन आइसोथर्मल प्रोसेस इफ CVM इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अगर CVM नहीं दिया हुआ है तो तुम्हें उसे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मानना है। और बोलो मोनोएटॉमिक गैस के लिए क्या होता है CVM? मोनोएटॉमिक गैस के लिए CVM की वैल्यू क्या आई थी? मोनोएटॉमिक गैस के लिए CVM की वैल्यू क्या आई थी? फॉर एन मोनोएटॉमिक गैस CVM की बोलो क्या आएगी वैल्यू? 3/2R। 3/2R, और R टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है, वो कांस्टेंट है। क्या हो जाएगा फॉर्मूला? डायरेक्ट LCVM T फाइनल माइनस T इनिशियल। फाइनल टेम्परेचर दिया होगा और इनिशियल टेम्परेचर दिया होगा, वो पुट कर देना। दिस इज इंपॉर्टेंट। किसके लिए है? आइडियल गैस के लिए। आइडियल गैस, तो तुम आइडियल गैस के लिए अगर इंटरनल एनर्जी का चेंज पूछ रहा है, यही याद रखो, NCVM T फाइनल माइनस, या तो ये ध्यान रखो NCVM dt। अगर आइसोथर्मल है मतलब फाइनल टेम्परेचर और इनिशियल टेम्परेचर सेम है, तो ये वैल्यू ऐसे 0 हो जाएगी और डेल्टा यू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और ये केस हम न्यूमेरिकली करेंगे। अगर CVM टेम्परेचर डिपेंडेंस है तो तुम्हें कहेगा CVM इक्वल टू 2t प्लस t स्क्वायर है। सो CVM की जगह t रख के फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। इंटीग्रेशन करना आना चाहिए आपको। इंटीग्रेशन आता है कि नहीं? इंटीग्रेशन कर लेते हो कि नहीं? अभी करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। क्या गेम आप लोग समझ पा रहे हो? अभी सब सीख जाओगे। अरे इंटीग्रेशन क्या मुश्किल है यार बुड़बक। अभी सब समझ में आएगा। अभी जब बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे तो सब समझ में आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ करवाएंगे। अभी प्रीवियस ईयर में भी बहुत आया हुआ है जहां CVCP टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, मतलब उन्हें भी इंटीग्रेट करना पड़ता है। चले आगे। कनेक्ट कर पा रहे हो चीजें कहां से आती हैं? सिर्फ फॉर्मूला रटोगे तो बर्बाद हो जाओगे। फॉर्मूला रटना नहीं है, चीजें कनेक्ट करो, सिस्टमैटिकली स्टार्ट करो तो तुम कोई भी फॉर्मूला खुद बना सकते हो। रटने लगोगे तो कहीं का कहीं कुछ लगाओगे। मैं तुमको उसका करा देता हूँ, ज्यादा से ज्यादा पूछेगा तो वंडरवाल गैस का पूछेगा, इंटरनल एनर्जी चेंज फॉर एन वंडरवाल गैस, और दोनों केस उसमें करा दूंगा। आइडियल गैस के लिए समझ गए? आइडियल गैस के लिए तुम सिर्फ ध्यान रखो du क्या होता है फॉर आइडियल गैस, ये ध्यान रखो, बाद में इंटीग्रेट करेंगे हम। फॉर आइडियल गैस du इक्वल टू क्या हो गया है? NCVM dt। बस बस आइडियल गैस के लिए सिर्फ यही है। आइसोथर्मल है तो dt 0 0, CV कांस्टेंट है तो निकाल लेना, इंटीग्रेट कर देना, तो NCVM T फाइनल माइनस T इनिशियल हो जाएगा। और अगला लिमिट रखना आता है ना, फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट रखना। अरे भाई एक तो इसमें मालूम नहीं चलता किसको क्या आता है किसको क्या नहीं आता है ऑनलाइन पढ़ाने में। अब हम वंडरवाल गैस के लिए कर लेते हैं एक्सप्रेशन।
फॉर DU चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर वंडर वाल गैस। तो तुम्हें क्या मालूम है DU क्या होता है, NCVM dt प्लस del U by del V at constant T dV। दिस इज एप्लीकेबल टू एवरीबॉडी। इसमें कोई सिस्टम का रोल नहीं है। सिस्टम चाहे आइडियल गैस हो, चाहे वंडर वाल गैस हो, चाहे कुत्ते की गैस हो, चाहे बैल की गैस हो, ये सब पे एप्लीकेबल है। इट इज एप्लीकेबल टू एवरीबॉडी। आगे मैं क्या लिख सकता हूँ, ये कॉम्प्लेक्स है, इसको सिंपल बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं भैया, बोलो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट यूज कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, NCVM dt प्लस T del P by del T at constant V minus P dV। This is also applicable to everybody, applicable to all. This is also applicable to all, हर किसी पे applicable है। Applicable to all। तो देखो अब मेरे को वंडर वाल गैस की इक्वेशन मालूम होनी चाहिए। क्या होता है भैया अपने पास, P प्लस AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर V माइनस NB इक्वल टू nRT। n मोल्स ऑफ वंडर वाल गैस की ये इक्वेशन होती है। अब मुझे क्या मालूम है, मुझे क्या कैलकुलेट क्या करना है वंडर वाल गैस के लिए, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। T del P माइनस del T एट कांस्टेंट V माइनस P, ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है फॉर वंडर वाल गैस। सो वंडर वाल गैस के लिए अगर मेरे को ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो सबसे पहले मेरे को प्रेशर लिखना है कि किसके बराबर है। जब तक मुझे प्रेशर ही नहीं मालूम है तो मैं उसे किसके टेम्परेचर के टर्म में कैसे डिफरेंशिएट कर सकता हूं। सो फर्स्ट आई शुड नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रेशर। सो मैं पहले प्रेशर अलग लिखता हूं। प्रेशर इक्वल टू समथिंग लिखने की कोशिश करते हैं वंडर वाल गैस के लिए। प्रेशर इक्वल टू समथिंग लिखने की कोशिश करते हैं हम वंडर वाल गैस के लिए। सो क्या हो जाएगा, यहां से क्या लिख सकता हूं मैं, बोलो इसको इधर भेज दिया। सो P प्लस AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, nRT अपॉन V माइनस NB। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सो P किसके बराबर हो गया, nRT अपॉन V माइनस NB और माइनस AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर। ये प्रेशर हो गया है वंडर वाल गैस का। अब मैं इसे टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं। नाउ आई एम डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। मतलब मैं क्या निकाल रहा हूं, del P by del T और वॉल्यूम को क्या मान लेना है, कांस्टेंट मान लेना है। क्या होगा भैया, इसको डिफरेंशिएट करो, बाकी सब कांस्टेंट, S N कांस्टेंट, R कांस्टेंट, V कांस्टेंट, N कांस्टेंट, B कांस्टेंट, सिर्फ T है, T की पावर 1 है। सो 1 मल्टीप्लाई में आ जाएगा T की पावर 1 माइनस 1 T की पावर 0 1। डिफरेंशिएशन यार कैसे सिखाऊं भाई। इसका क्या हो जाएगा, nR अपॉन V माइनस NB। इस टर्म का क्या होगा, टेम्परेचर की पावर 0 है, टेम्परेचर है ही नहीं, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ये बच गया। दिस इज del P by del T एट कांस्टेंट V आ गया। अब इसमें T मल्टीप्लाई कर देते हैं, T del P by del T एट कांस्टेंट V क्या हो जाएगा, nRT by V माइनस NB। ये हो गया। इस टर्म में अब P को घटा देना है, P ये है। सो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, nRT अपॉन V माइनस NB माइनस P।
P क्या हो जाएगा माइनस nRT अपॉन V माइनस NB और प्लस AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर, ये कट गया। सो बोलो T del P बाई del T एट कांस्टेंट V माइनस P वंडरवाल गैस के लिए क्या आ गया, इट इज इक्वल टू AN स्क्वायर बटा V स्क्वायर, AN स्क्वायर बटा V स्क्वायर। सबको आया? वही सेम चीजें बार बार करते हो तब भी नहीं कर पाते हो। चले आगे चले। हम लोगों ने निकाल लिया आइडियल गैस के लिए जो टर्म जीरो आया था वो वंडरवाल गैस के लिए जीरो नहीं आया है, AN स्क्वायर बटा V स्क्वायर आया। बोलो du क्या हो जाएगा, du इक्वल टू NCVM dt प्लस उसकी वैल्यू क्या आ गई AN स्क्वायर बटा V स्क्वायर dV। अब मुझे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो इसे इंटीग्रेट करेंगे, इसे इंटीग्रेट करेंगे, इसे इंटीग्रेट। अभी इसका जान लो, इसका इंटीग्रल डेल्टा यू होता है, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब मैंने मान लिया है कि सीवीएम इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, मैंने मान लिया है। क्वेश्चन में अगर डिपेंडेंट दिया होगा तो तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे। क्या होगा, एन सीवीएम बाहर आ गया, इंटीग्रल dt बच गया, इधर क्या हो गया ए एन स्क्वायर बाहर आ गया, v को मत बाहर ले आना क्योंकि इंटीग्रेट ही विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम करना है, we have to integrate this thing with respect to volume, so dv upon v square, dv upon v square हो गया। तो ये डेल्टा u क्या हो जाएगा, n cvm, वैल्यू दी होगी cvm की, और इसका इंटीग्रल क्या होता है t, लिमिट t इनिशियल t फाइनल प्लस a n स्क्वायर dv अपॉन v स्क्वायर। इसका इंटीग्रल बताओ, dv अपॉन v स्क्वायर का इंटीग्रल dv के टर्म्स में करना है, इंटीग्रेशन करो। ठीक है, वेरी गुड। इंटीग्रेट करना आता है आप लोगों को? अगर इसको इंटीग्रेट करना है x की पावर n dx, ये इंटीग्रल है, यहां मतलब dx के टर्म्स में इंटीग्रेट कर रहे हैं इसलिए dx लिखा हुआ है x की टर्म्स में। तो क्या होता है भैया अपने पास, बोलो कैसा है, इसका रिजल्टेंट क्या आता है, x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, ये होता है इसका इंटीग्रल, दिस इज इंटीग्रल। यहां क्या है भैया, v की पावर बोलो -2 dv, ये इंटीग्रेट करना है, मतलब क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, बोलो v की पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1, ये इंटीग्रल होगा इसका, दिस विल बी इट्स इंटीग्रल, लिमिट रख देंगे बाद में। सो क्या बन जाएगा ये, बोलो ये -1 नीचे बनेगा, ऊपर v की पावर -1, उसे मैं क्या लिख दूंगा -1 अपॉन v, क्या हो जाएगा -1 अपॉन v। सो डेल्टा u क्या हो जाएगा, डेल्टा u n सीवीएम, लिमिट रखी, फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट, मतलब टी फाइनल माइनस टी इनिशियल प्लस an स्क्वायर, इसका इंटीग्रल क्या आया -1 अपॉन v, लिमिट v इनिशियल नीचे और v फाइनल, क्या हो गया, डेल u इक्वल टू n सीवीएम t फाइनल माइनस t इनिशियल प्लस an स्क्वायर अपॉन, बोलो इसको लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, पहले v इनिशियल आ जाएगा और -1 अपॉन v फाइनल, माइनस रखोगे अपर लिमिट तो माइनस में होगी और माइनस लोअर लिमिट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये आ गया अपने पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ वंडरवाल गैस। अभी कोई हम लोगों ने इसमें कंडीशन नहीं लगाई है कि प्रोसेस आइसोथर्मल है या आइसोकोरिक है, ये तो हमेशा एप्लीकेबल है, ये वंडरवाल गैस के लिए हमेशा एप्लीकेबल है ये चीज। यहां तक आया, वंडरवाल गैस के लिए दिस इज ऑलवेज एप्लीकेबल।
यहां तक इक्वेशन सबको समझी? कई लोगों को नहीं समझ रहा है, मेरे को मालूम है भाई, थोड़ा इंटीग्रेशन की उन लोगों को दिक्कत है जिनको नहीं समझ रहा। कोई है जिसको नहीं समझा तो उसको समझाएं, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। क्या आ गया अपने पास? इंटरनल एनर्जी चेंज फॉर वंडरवाल गैस, हमेशा ध्यान रखना है, इफ सीवीएम इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। मैंने सीवीएम एक ही कंडीशन मानी है, सीवीएम टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। टी फाइनल माइनस टी इनिशियल प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी इनिशियल माइनस 1 अपॉन वी फाइनल। अब कंडीशन में रखता हूं, अगर कहता है प्रोसेस जो वंडरवाल गैस पे प्रोसेस की है, मान लो एक्सपेंशन किया होगा, कंप्रेशन किया होगा और रिवर्सिबली किया हो चाहे रिवर्सिबली, तुमने वर्ड सुन लिया आइसोथर्मल। प्रोसेस अगर आइसोथर्मल है तो बोलो आइसोथर्मल का एक ही मतलब होता है dt जीरो, या मैं क्या कहूं टी फाइनल इक्वल टू टी इनिशियल, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब टी फाइनल और टी इनिशियल सेम है। टी फाइनल और टी इनिशियल सेम है तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो इस केस में डेल्टा यू क्या बच जाएगा भैया, ए एन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी इनिशियल माइनस वी फाइनल। और अगर प्रोसेस क्या बोली होती, प्रोसेस क्या बोली होती, आइसोकोरिक। प्रोसेस क्या होती है, आइसोकोरिक। तो तुम शुरुआत में ही आइसोकोरिक और आइसोथर्मल रख के वो टर्म जीरो कर देना, इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तुम शुरुआत में ही रख देना, तो वाला टर्म सॉल्व ही नहीं करना होगा। अगर आइसोकोरिक बोला होगा तो डीवी जीरो, वो टर्म सॉल्व ही नहीं करना, एनसीवी डीटी बन जाता। आइसोकोरिक मतलब डीवी इक्वल टू जीरो, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब वी इनिशियल इक्वल टू वी फाइनल है। सो 1 अपॉन सेम नंबर 1 अपॉन में माइनस करो तो फिर जीरो हो जाएगा। सो इस केस में डी यू क्या आ जाएगा, एनसीवीएम टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। क्या बात समझ रही है सबको? क्या बात समझ में आ रही है? तुम शुरुआत में ही कंडीशन रख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें मतलब समझ आना चाहिए वर्डों का बस। आगे चले। तो एक सवाल करो, डू वन क्वेश्चन। क्वेश्चन मैं प्रीवियस ईयर कल कराऊंगा और प्रीवियस ईयर नेट के यहां से खूब क्वेश्चन आए हुए, आता ही आता है यहां से सवाल। क्वेश्चन मैं कह रहा हूं कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी, कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी for a gas undergoing change from T comma V to 2T comma 3V। मतलब पहले अगर वो टेम्परेचर T पे था उसकी वॉल्यूम, तो बाद में चेंज होके टेम्परेचर ट्वाइस हो गया, वॉल्यूम थ्राइस हो गया है, 2T और 3V। इफ फॉर अ गैस अंडरगोइंग चेंज ये एंड following the equation दी है, गैस की इक्वेशन है
P plus 2 by V multiplied by V minus 3 is equal to RT। ऑप्शन दिया है पहला ऑप्शन दिया हुआ है डेल्टा U इक्वल टू 2CVT प्लस 2ln3। बी ऑप्शन दिया है डेल्टा U इक्वल टू CVT प्लस 3ln2। सी ऑप्शन है डेल्टा U इक्वल टू CVT प्लस 2ln3। डी ऑप्शन है डेल्टा U इक्वल टू 3CVT प्लस 3ln3। क्या होगा आंसर? एक गैस है उसकी इक्वेशन ये है, कह रहा है टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, T से 2T हो जा रहा है और V वॉल्यूम V थी तो 3V हो जा रही है, मतलब टेम्परेचर दुगना बढ़ा दिया जा रहा है और वॉल्यूम 3 गुनी कर दी जा रही है। क्या आएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी? व्हाट विल बी द चेंज इन इंटरनल एनर्जी? करो भाई, कितना आया? ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। सी सी ठीक है, सी सी है, ठीक है। कोई भी गैस की इक्वेशन दी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो इंटरनल एनर्जी निकालनी है तुम्हें, तो सबसे पहले तो तुम्हें क्या मालूम होना चाहिए? हम शुरुआत से इस सवाल को शुरुआत से देखते हैं, फिर हमें समझ में आएंगी चीजें। इसको शुरुआत से देखते हैं। ये मैंने गैस की इक्वेशन यहां लिख दी, गैस की इक्वेशन यहीं के यही रहने दी। इंटरनल एनर्जी का चेंज पूछा है। पहले तो देखो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, तो तुम सिस्टमैटिकली चलो। तुमसे क्या पूछा हुआ है? इंटरनल एनर्जी का चेंज। तो तुम्हें मालूम है किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर और वॉल्यूम का फंक्शन होती है। फिर तुम अगर ये स्टेट फंक्शन है तो तुम इसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल लिख सकते हो। du इक्वल टू क्या होता है? NCVM dt प्लस डेल u बाई डेल v एट कांस्टेंट t। ये था क्या? du बाई dt, वो होता है CVM इनटू dv। ये एप्लीकेबल टू ऑल द गैस है, चाहे आइडियल गैस हो, चाहे वंडर वाल गैस हो, चाहे वो गैस हो जो ये इक्वेशन फॉलो कर रही है, ये सब पे एप्लीकेबल है। इसके बाद मुझे मालूम है du इक्वल टू क्या हो जाएगा? NCVM dt और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट यूज की, सो t डेल p बाई डेल t एट कांस्टेंट v माइनस p dv। अब तुम शुरुआत में ही चेक कर लो, कहीं प्रोसेस आइसोथर्मल थी क्या? आइसोथर्मल नहीं थी। टेम्परेचर पहले T था, फिर 2T हो गया। आइसोथर्मल नहीं थी, मतलब ये वाला टर्म जीरो नहीं है, हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा। क्या आइसोकोरिक है? पहले तुम चेक कर लो आइसोकोरिक है। या तो आइडियल गैस होती तो डायरेक्ट जीरो कर देते, या आइसोकोरिक। क्या आइसोकोरिक है? नहीं, वॉल्यूम V से 3V हो रही है। और आइडियल गैस नहीं है तो ये टर्म तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, और ये भी जीरो नहीं है तो ये भी सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब सब सॉल्व करना पड़ेगा। कोई टर्म जीरो हो नहीं रहा है इस केस में। तुम शुरुआत में ही देख लेना, आइसोकोरिक होता तो ये टर्म जीरो कर देते, बेफालतू सॉल्व नहीं करते। और अगर आइसोथर्मल होता तो ये टर्म क्या कर देते? जीरो कर देते, बेफालतू सॉल्व नहीं करते। आइडियल गैस होती तो ये टर्म जीरो होता, इसको जीरो कर देते, बेफालतू सॉल्व नहीं करते। समय नहीं वेस्ट करना है। तो क्या हो जाएगा भैया? अब ये निकालना पड़ेगा इस गैस के लिए, इस गैस के लिए निकालना है तो पहले तो प्रेशर इक्वल टू क्या है लिखना पड़ेगा?
सो प्रेशर यहां से क्या आ जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएगा, RT अपॉन V माइनस 3 और माइनस 2/V। ये प्रेशर हो गया इस गैस का। अब मैं डेल P बाई डेल T निकाल ले रहा हूं एट कांस्टेंट V, मतलब वॉल्यूम को कांस्टेंट मानते हुए। क्या हो जाएगा, R अपॉन V माइनस 3। ये टर्म तो जीरो हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, टू भी कांस्टेंट है। इसको फिर T से मल्टीप्लाई कर देता हूं, सो डेल P बाई डेल T एट कांस्टेंट V क्या हो गया, RT अपॉन V माइनस 3। तो क्या हो जाएगा भैया इसके बाद, अब इसमें आगे क्या करना है, माइनस पी करना है। सो टी डेल पी बाई डेल वी एट कांस्टेंट वी माइनस पी, तो ये क्या हो जाएगा, आर टी अपॉन वी माइनस 3। पी की वैल्यू ये है, माइनस करना है, मतलब माइनस आर टी अपॉन वी माइनस 3 और प्लस 2/v। कट गया, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2/v, यहां रख देते हैं। सो डी यू क्या हो गया है, एनसीवीएम टी। क्या हो गया, ये कितना बच गया, ये क्या बच गया, 2/v dv। ये आ गया पूरा, दिस इज फुल थिंग यहां तक। अब तुम्हें डेल्टा यू निकालना है, स्मॉल चेंज इन इंटरनल एनर्जी नहीं निकालना है, तुम्हें एग्जैक्ट चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है। मतलब इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यू विल हैव टू इंटीग्रेट दिस इक्वेशन, वी विल हैव टू इंटीग्रेट दिस इक्वेशन। तो ये इक्वेशन थी du एनसीवीएम। एनसीवीएम को क्या लिख सकता हूं मैं, सीवी लिख सकता हूं सिस्टम का, इंटू dt, dt था ये dt प्लस 2/v dv। इसे इंटीग्रेट करेंगे, इसे इंटीग्रेट करेंगे, इसे इंटीग्रेट करेंगे, इसे टेम्परेचर के टर्म्स में करेंगे, तो डेल्टा यू क्या आ जाएगा, सीवी बाहर आ गया, टी की पावर टी इनिशियल क्या था, इनिशियल टी इनिशियल अपॉन टी फाइनल, प्लस इसका भी तुमने बोला था 2 बाहर आ जाएगा और क्या हो जाएगा, -1 अपॉन वी, वी इनिशियल और वी फाइनल। यहां से रखा तो डेल यू क्या बन गया, सीवी टी फाइनल माइनस इनिशियल प्लस डीवी बाई वी एल एन होगा सर, एल एन आएगा ना, डीवी बाई वी एल एन होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीवी बाई वी। वेरी गुड। ए dx अपॉन x का क्या होता है, इंटीग्रल ln x, ध्यान रखना है, dx अपॉन x का ln x होता है, यही एक ध्यान रखना है, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन x ln x। तो क्या हो जाएगा 2 ln v, लिमिट क्या हो जाएगा, v इनिशियल और v फाइनल। सो यहां रखा हम लोगों ने 2 ln, लिमिट रखेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ln की प्रॉपर्टी क्या है, माइनस वाले को डिवाइड में ले आता है, v इनिशियल। अब टी फाइनल कितना दिया हुआ है, टी फाइनल कितना है, टी फाइनल 2t है, टी इनिशियल कितना है, t है, प्लस 2 ln v फाइनल कितना है, 3v है, और v इनिशियल कितना है, v है। तो यहां से क्या आ गया, डेल्टा u इक्वल टू cvt हो जाएगा, 2t माइनस t, t हो जाएगा प्लस 2 ln, ये कट गया 3। इस तरीके के बहुत सवाल आए हुए हैं, बहुत सवाल आए हुए हैं यहां से। सबको समझा, सी आंसर है, बोलो समझ में आई बात, मुश्किल नहीं है, थोड़ा डिफरेंशिएशन करना है बस, इंटीग्रेशन तो आसानी है। शैलेश बोलो समझा, शैलेश समझ में आया, साई प्रदा समझा, समझा। चलो अब 5 बजे से तुम्हारी ऑर्गेनिक की क्लास है, पेरिसाइक्लिक स्टार्ट करेंगे शायद सर, ब्रेक ले लो, कल ये रिवाइज करके आओ, कल इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे और आगे पढ़ेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे पहुंचेंगे। बस अब ज्यादा नहीं है, सब सेम ही कहानी है, पूरा चैप्टर सेम कहानी है, फुल चैप्टर इज सेम, नथिंग डिफरेंट। हल्का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपको मालूम होना चाहिए बस, बहुत ज्यादा है ही नहीं, 2 फॉर्मूले 3 फॉर्मूले बस मालूम होने चाहिए, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सब हो जाएगा। सर आ? सर ऑर्गेनिक में रिएक्शन मैकेनिज्म खत्म नहीं हुआ, मतलब सर ने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को ही बहुत टाइम लगा दिया, अभी तो सिर्फ SN आ ही हुआ है, तो अभी अच्छा एलिमिनेशन भी बचा है, फिर मतलब एलिमिनेशन के भी बहुत सारे है ना, हाइड्रोलिटिक्स इन एलिमिनेशन E2 E1 वगैरह सब, तो हाँ टाइम लग जाएगा सर ना।
हाँ तो अब बस प्रदीप सर ये कराएंगे तुम्हारा रिएक्शन मैकेनिज्म और पेरिसाइक्लिक। तो मैंने उनको वही बोल दिया है, वो करा देंगे इस 1-2 वीक में, वो करा देंगे, बाकी फिर मैं करा दूंगा रिएजेंट और नेम रिएक्शन। अभी ये 5 बजे से कराते हैं। ठीक है सर, चलेगा। और सर जब आपका भी ऑर्गेनिक का वाला पार्ट खत्म हो जाएगा ना, तो आप हाँ। प्लीज एक बार मतलब है ना, जो ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस आए हुए हैं ना प्रीवियस ईयर में, मतलब जो प्रदीप सर ने वगैरह लिए चैप्टर्स, हाँ। उनके भी थोड़े मतलब एक बार क्लास में डिस्कशन सेशन, मतलब बाद में 14 जैन के हाँ। बाद में वगैरह लिया तो भी चलेगा। नहीं वो हो जाएगा, जितना मैं पढ़ाऊंगा उसमें तुम्हारा सब, क्योंकि मैं ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा नेम रिएक्शन और रिएजेंट, मैं ऐसे पढ़ाऊंगा एल्किल हैलाइड पहले पढ़ाऊंगा, फिर अल्कोहल्स पढ़ाऊंगा, ईथर पढ़ाऊंगा, फिर एल्डिहाइड कीटोन पढ़ाऊंगा, फिर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड पढ़ाऊंगा। तो पूरी केमिस्ट्री वही है, और क्या ही, सारी रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन, फलाना, एलिमिनेशन सब उसी में आएंगे, कुछ अलग अलग चलेगा चैप्टर सर, नहीं। ये 5 थैंक यू चैप्टर सर। पढ़ा, उसी में रिएजेंट हो जाएंगे, उसी में नेम रिएक्शंस हो जाएंगे, उसमें सारी रिएक्शंस हो जाएंगी, गिने चुने तो फंक्शनल ग्रुप है। हाँ सर, थैंक यू।